सबसे पहले तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं ये कल रात में ही आ गया था, बट मुझे डिटेल पढ़ने में, उसको समझने में समय लगा और कल रात में ज़्यादा सा टाइम भी हो गया था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिया था, जिसके माध्यम से आप जान सकते थे कि आज ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और देर रात तक नोटिफिकेशन आ ही गई थी। अब आप ये देख लीजिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने गलती से केवल मेल वाली सीट का ही चर्चा किया था, जिसमें 16,000 की बात की थी। लेकिन एक्चुअली में कहानी कुछ उलट ही है। एक्चुअली में वैकेंसी जो है वो आपकी 31,982 है 6 से 8 में। तो 6 से 8 में जो 31,982 पोस्ट है, उसमें अलग अलग पोस्ट अलग अलग वाइज है। आज हम जानेंगे कि क्या बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, जो बीटेक से बीएड किए हुए हैं। उसके साथ ही साथ डीएलएड वाले, अपेयरिंग वाले, फिर जो सीटेट में फेल हो गए हैं उनके साथ क्या होगा, और फिर जो अपेयरिंग सीटेट होंगे उनके साथ क्या होगा। फिर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह के बारे में मैं आपको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाऊंगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टोटल सीट जो है वो आपको 31,982 है, जिसमें से 16,110 पोस्ट मेल के लिए है और 15,842 पोस्ट फीमेल के लिए है। यानी अलग अलग पोस्ट अलग अलग के लिए, यानी मेल का आदमी फीमेल में नहीं जा सकता, फीमेल का पोस्ट मेल में नहीं आ सकता। यानी दोनों तरफ से एक तरह से काटा हुआ है। यानी इसमें रिजर्वेशन का खासा ध्यान रखा गया है कि मेल जो है वो अपनी ही सीट पर फाइट करेगा और फीमेल का अलग सीट पर फाइट होगा। यानी ऑब्वियसली फीमेल का जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी कम आएगा और मेल का कट ऑफ 2 है एकदम हाई जाएगा, क्योंकि मेल की संख्या ज़्यादा हो गई होती है। और एक्चुअली में मेल मतलब एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है। पिछली बार भी आप देखेंगे और इस बार भी वही कहानी होगी। तो फीमेल का लगभग 50% आरक्षण रखा गया है, मतलब 48-52 का लगभग रेशियो है कि 48 सीटें लगभग 100 में 48 फीमेल का और 52 सीटें लगभग मेल का रखा गया। यानी 50% आप उसको मान सकते हैं कि 50% आरक्षण दिया गया है। अगर मैं सेक्शन वाइज देखूं तो गणित में आपका देख सकते हैं, गणित और विज्ञान में कुल मेल के लिए 5,850 पोस्ट हैं, और वहीं अगर आप देखें तो 5,608 पोस्ट फीमेल के लिए। तो अलग अलग आपका पोस्ट दिया हुआ है। अदर स्टेट वालों की अगर हम बात करें, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे जो हो, तो देखिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप मान लीजिए मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सीटों का क्राइटेरिया ये होगा, आप इसी सीट पर फाइट करेंगे। यानी अनारक्षित सीट, यानी जो जनरल की सीट होती है, आप उसी पर फाइट करेंगे। यानी अगर आप मैथ साइंस से भरेंगे तो 2,272 सीट है। वहीं अगर आप सामाजिक विज्ञान से भरेंगे तो 1,625 सीट है। हिंदी में 669, 669 और अंग्रेजी में 898, संस्कृत में 441, उर्दू में 362 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आप महिला हैं और आप अगर अदर स्टेट से आती हैं तो आपको इन सारे सीटों पर फाइट करने को मिलेगा। यानी जनरल से हैं, अगर आप आकर के यहाँ पर फाइट करेंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं तो इसलिए आपको जनरल वाली सीट में ही फाइट करना होगा। तो गणित में आपको 2300 पद करीब दिए गए हैं, और उसी तरह से 1663 पद सामाजिक विज्ञान में, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद दिए गए हैं। 50% का आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं इसका वेतनमान कितना होगा। तो वेतनमान 28,000 मूल वेतन है, उसके ऊपर से डीए जो भी टीए जो मिलता है आपको, भत्ता वत्ता सारा वो मिल जाएगा। कुल ले दे करके आपको लगभग 40-45 हज़ार रुपये तो महीना आपको मिलना ही मिलना है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको और आगे चलता हूँ। तो ये आ गया 9th-10th की वैकेंसी। 9th-10th में कुल आपको 18,800 समथिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपको देखा जाए तो 18,000 के लमसम में पोस्ट, यहाँ पर 18,870 पोस्ट को टोटल है। इसमें भी अलग अलग जो है मेल फीमेल का दिया गया है। उसी तरह से 11-12 में भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में कि आप इसका फॉर्म कब से कब तक भर पाएंगे और जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यानी आप अदर स्टेट के भी हों तो काम चलेगा आपका, मतलब आप उत्तर प्रदेश के हों, पश्चिम बंगाल के हों, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं के भी हों, बिहार के हों, या फिर आप कहीं के भी हो, पूरे भारत में आप कहीं के भी निवासी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपने जो है वो NCTE के थ्रू जो है आपने BEd BTC का कोर्स कर रखा हो वो भी। उसके साथ ही साथ आपका जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें भी आप पास होने चाहिए। यहाँ पर कहीं भी अपेयरिंग वाले की बात नहीं की गई है। फिलहाल अभी आगे क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी के हिसाब से जो इस नोटिफिकेशन में है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पास है उनके लिए बात किया गया है। क्योंकि मध्य विद्यालय ने, जिसको आप 6 से 8 बोलते हैं, उसमें आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए, या फिर जो बिहार का बीटेट होता है उसका पेपर 2 चाहिए। तो या तो आपके पास सीटेट पेपर 2 हो, या तो फिर आपके पास बीटेट पेपर 2 हो। अब इसमें देखिए, अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपका 90 नंबर बनना है, 90 नंबर से ज़्यादा है तो आप अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 90 नंबर से कम है, मान लीजिए आप अपने कैटेगरी का लाभ लेते हैं अपने राज्य में, लेकिन आपको जब बिहार में जाएंगे तो आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। तो जब आप जनरल की तरह से काउंट किए जाएंगे तो जनरल वाली सीट पर आपको मौका मिलेगा। तो आपको उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी चाहिए। यानी अगर आपका 90 नंबर से ज़्यादा होगा जब सीटेट में, तभी आप सीटेट पेपर 2 में, सीटेट पेपर 1 में नहीं, सीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, सीटेट पेपर 2 में अगर आपका 90 नंबर से ज़्यादा होगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर
पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से अगर बीटेक पेपर 2 है तो आपके पास मतलब अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप बीटेक पेपर 2 है आपके पास तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसमें भी आपका जो भी बिहार के जो भी निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बट बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको 90 नंबर ही चाहिए होगा। ये रहा बात। यहाँ पर जो है सिर्फ पास वालों के लिए बात किया गया है, यहाँ पर कोई भी जो है अपेयरिंग कैंडिडेट्स की बात नहीं की गई है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो माध्यमिक विद्यालय में यानी स्टेट पेपर 1 चाहिए और उच्च माध्यमिक में स्टेट पेपर 2 चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं तो 6 से 8 में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक गणित और विज्ञान का अध्यापक, एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक और तीसरा जो है भाषा का अध्यापक। तो आप इसमें से क्या भरेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके पास एलिजिबिलिटी होगी आप वो भर लीजिएगा। अब आते हैं बात कि बीटेक वाले एलिजिबल होंगे या कि नहीं। जो बीटेक कर रखे हैं उनके लिए बात आते हैं। देखिए इसमें या तो आपने यहाँ जो पहला कंडीशन लिखा गया तो आपने कहीं से भी स्नातक किया है, उसके साथ ही साथ आप डीएलएड या बीटीसी जो भी आपका कोर्स होता है 2 साल का डिप्लोमा होता है वो किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास 50% से कम मतलब 50% से कम स्नातक में हो नंबर, उसके साथ ही आपने बीएड का कोर्स कर लिया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही 45% प्लस बीएड है तो भी आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ये जो 50% है बीएड में और 4 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल है। तो इस सारे से करते आपको यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं भी जो है बीटेक की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर स्नातक की बात कही गई है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो अगला जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि बीटेक वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। देखिए अच्छा 6 से 8 में भाषा का अध्यापक अगर आपको बनना है तो आप स्नातक स्तर पर यानी चाहे ऑनर्स हो चाहे आप सब्सिडरी लैंग्वेज के रूप में हो, लेकिन कम से कम आपको जो है एक भाषा पठित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने हिंदी पढ़ा है स्नातक में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा है तो फॉर्म भर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स पढ़ा है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको चाहे हिंदी चाहे मेजर सब्जेक्ट में पढ़े हो चाहे माइनर सब्जेक्ट में पढ़े हो, लेकिन आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए या फिर अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए या फिर उर्दू पढ़ा होना चाहिए या फिर बांग्ला पढ़ा होना चाहिए। मतलब जिस भी भाषा के लिए आप अप्लाई करेंगे उस भाषा का कोई ना कोई चीज़ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। उसके साथ ही साथ अगर आप 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक में पठित हो। मतलब इन सारे विषयों में से जितना विषय का नाम मैंने लिया उसमें से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ रखे, 2 एक नहीं 2 विषय, चाहे जैसे भूगोल इतिहास पढ़ रखे हो या इतिहास राजनीतिक शास्त्र पढ़ रखे हो या फिर आप भूगोल अर्थशास्त्र पढ़ रखे हो, दर्शन शास्त्र पढ़ रखे हो, मतलब कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ रखा है इसमें से तो आप सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के टीचर बनने के लिए योग्य हैं। उसके साथ आते हैं 6 से 8 में गणित और साइंस के, क्योंकि बीटेक वाले सोचते हैं कि मैं साइंस वाले में आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्राइटेरिया समझ लीजिए कि अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपने गणित, भौतिकी और रसायन और जीव यानी मैथ में और साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथ, ये 4 सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप बीटेक किए हैं तो क्या आप इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मतलब इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है स्नातक में तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आप बीटेक कर रखे हो चाहे आप कुछ भी कर रखे हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसमें तो आप स्नातक यानी बीटेक की डिग्री भी स्नातक है, बीएससी की डिग्री भी स्नातक है, बीए की डिग्री भी स्नातक है, लेकिन आप उसके अंदर सब्जेक्ट क्या पढ़े हैं वो मैटर करता है। तो अगर आपने भौतिकी, रसायन, जीव और साथ ही साथ गणित के अंदर यानी इन 4 में से किसी 2 का भी अगर आपने पढ़ाई कर रखा है अपने स्नातक में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें तो नहीं भर सकते, चाहे आप बीटेक किए हो चाहे आप कुछ भी किए हो, डजंट मैटर। आपको बस मैटर ये करता है कि आप सब्जेक्ट पढ़े हों। आगे देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बाकी आपको पता चल गया कि बीटेक वाले में मेरे हिसाब से शायद ही बीटेक में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी। अब मैं ज़्यादा बीटेक के बारे में नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मुझे हिसाब से कि उसमें टेक्निकली चीज़ें होती हैं तो शायद फर्स्ट ईयर में होता है एक आध सब्जेक्ट कुछ ऐसा, बट मतलब मेनली नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिएगा अगर आप पढ़े हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारा तो मान लीजिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप 9th-10th में पढ़ना चाहते हैं तो सेम वही चीज़ें हैं, 9th-10th का हो या फिर 11th-12th का हो, कि आपने सेम वही चीज़ें क्वालिफिकेशन है और सेम वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको करना क्या है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए स्नातक में, तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरफ से अगर 11-12 वाले में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपने इसको मतलब जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब जो पेपर का जो पैटर्न बदला है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो पेपर का आपका पैटर्न बदला हुआ है इसमें कुछ जो है मतलब आपको प्रधानाध्यापक यानी जो है एक तरह से आपका मान के चलिए प्रिंसिपल का भी पद आया हुआ है, कुछ अलग भी आया हुआ है 200-400 पद। तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, अपना नोटिफिकेशन खोल करके मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। आपको ये ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है भाई, हमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये रहा सिलेक्शन वाला पार्ट, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये आप समझना है। जो आपका प्रश्न पत्र 1 है यानी जो आप 6 से 8 के लिए अगर आपने फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यही लगेगा। क्या लगेगा भाई, तो देखिए आप
पैटर्न पूरा तरह से चेंज कर दिया। पहले 2 पेपर होता था, एक पेपर भाषा का, एक पेपर सामान्य अध्ययन का। इस तरह से मतलब जो भी होता था उनका जो जिससे मेरिट बनती थी। एक पेपर भाषा जो कि क्वालिफाइंग होती थी, एक पेपर अन्य होता था जो कि आपका सामान्य अध्ययन का होता था, जिसको आपको मेरिट बनता था, इसी पे आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इन दोनों पेपर का झंझट खत्म करके सिर्फ एक पेपर बना दिया गया है। एक पेपर बनेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी आधा घंटा आपके लिए बढ़ा दिया गया है, और 30 क्वेश्चन भी आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो 30 क्वेश्चन बढ़ा करके आधा घंटा आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किया क्या गया है। अब प्रश्नों की संख्या 150 हो गई, जो कि पहले 120 थी, और 2.5 घंटा हो गया, जो कि पहले 2 घंटा था। 150 मार्क्स हो गए, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो आपका 120 नंबर पर ही बनेगा। अब आप सोचेंगे 120 नंबर पे कैसे? तो देखिए, भाषा का फर्स्ट पार्ट जो है वो 30 नंबर का होगा। तो 30 नंबर का जो होगा वो उसमें आप हिंदी और अंग्रेजी होगा। तो हिंदी और अंग्रेजी में 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 8 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। 22 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 9 नंबर पासिंग होगा। समझिएगा ध्यान से, 30 क्वेश्चन जो कि भाग 1 है, भाग 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि भाषा के होंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ आपको उसमें 30% मार्क्स ही लाने होंगे। उसके बाद ही आपका जो है ये भाग 2 और भाग 3 चेक होगा। तो जो आप क्वालिफाइंग वाला पेपर है वो 30 क्वेश्चन का होगा। तो 30 क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन सही करना ही होगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद जो है आपकी भाग 2 और भाग 3 की कापियों को जांचा जाएगा। तो इसमें जो है आपको 22 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे और आपको 8 क्वेश्चन अंग्रेजी के मिलेंगे। अगर आपने उर्दू और कुछ और चुन रखा है बांग्ला, तो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी भाग 2 में आपका 40 क्वेश्चन है। तो जो 40 क्वेश्चन है उस 40 क्वेश्चन में आपका जीके जीएस पूरी तरह से आएगा। 40 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, उस सामान्य अध्ययन के जो 40 क्वेश्चन है उसमें प्राथमिक गणित आएगा, मानसिक अभिव्यक्ति जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य जागरूकता यानी जिसको आप जीएस बोलते हैं, सामान्य विज्ञान जिसको आप जीएस बोलते हैं यानी जनरल साइंस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ सामाजिक विज्ञान आता है यानी जिसको आप एसएसटी बोलते हैं। उसके साथ ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है जिसको आप इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हो। और फिर ये भूगोल आता है, पर्यावरण आता है। तो ये सारी चीज़ें आती है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन आएगा, इससे आपकी मेरिट बनेगी। और उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में आप जिस विषय को आप पढ़ना चाहेंगे, जिस विषय का आप फॉर्म भरेंगे, वो विषय से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आप भाषा से अगर आप क्वेश्चन भरते हैं फॉर्म को, तो आपको भाषा पढ़ना होगा। अगर आप देखिए 3 सब्जेक्ट है, या तो आप गणित और विज्ञान भरेंगे, या तो आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी भरेंगे, या तो फिर आप भाषा भरेंगे। तो भाषा भरेंगे तो आपको भाषा का पेपर होगा। सामाजिक विज्ञान भरेंगे तो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और अगर आप मैथ और साइंस भरेंगे तो आपका मैथ और साइंस आएगा। तो उस हिसाब से आपको जो भरेंगे वो आएगा। उसी तरह से 9th और 10th का भी सेम है, वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको क्या करना होगा इसमें जो है 9th और 10th में और 6 to 8 में और 11 12th में सब पैटर्न सेम है। सब कुछ जो है एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। एक दिन ही पेपर होगा, 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का होगा, 30 नंबर क्वालिफाइंग होगा, बाकी 120 नंबर पर मेरिट बनेगी सभी जगह पे। बशर्ते आप जो आप विषय सेलेक्ट करेंगे, जिस विषय से फॉर्म भरेंगे, उस विषय से आपका जो है सारा सब कुछ मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा और वहीं से आपका सिलेक्शन भी होगा। अब ये जो बातें हैं ये कहाँ लिखी गई हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो है भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा बात, ये जो भी आपका पेपर होगा वो सारा बहुविकल्पी होगा, जो कि आपको पहले से पता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, यानी कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं है। जैसे पिछली बार कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं था, इस बार भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। आपका जो भी है आपका गलत का नंबर नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो बाकी ये सारा हो गया। मेघा सूची बनाने के लिए लोग बोलेंगे भाग और 2 पर। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कुल प्राप्तांक जो है भाग 2 और भाग 3 के आधार पर होगा आपका, यानी भाग 2 और भाग 3, यानी भाग 1 में जो 30 क्वेश्चन भाषा का है उसको आप मतलब जो क्वालिफाइंग है उसको छोड़ देना है। मतलब वहाँ से मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट आपका भाग 2 यानी जो जीएस है, और भाग 3 जो आपका विषय होगा, इससे आपका मेरिट बनेगा। तो ये मेरिट के लिए हो गया। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो फॉर्म का जो फीस है वो 750 रुपये लग रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं उसको। और बाकी आपकी कैटेगरी वगैरह आप चुन लीजिएगा। फॉर्म आपका भरने का डेट जो है वो शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म आपका भरने का जो है हो गया है। 25 नवंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन आपका एक बार ये 15 नवंबर तक बंदित वाला है। आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और फॉर्म आप लोग सही से भरिएगा, क्योंकि इस बार मौका नहीं मिलेगा। और 25 नवंबर जो लास्ट डेट दिया हुआ है फॉर्म का, उससे आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग 25 नवंबर से पहले भर लीजिएगा और त्रुटि रहित भरिएगा, मतलब त्रुटि से मुक्त हुआ फॉर्म भरिएगा। कोई भी अगर आप उसमें गलती करेंगे तो फिर आपका इस बार बीपीएससी कुछ नहीं सुनने वाला है। जो कहना वो साफ साफ बोल चुका है। तो ये बात तो कोई, बाकी आप लोग उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग देख लीजिए और आप लोग वहाँ से डिसाइड कर लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं सरकार के दूसरे फेज की घोषणा होगी। अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है बीपीएससी के, आपको नजर आ रहे होंगे। बहाली के क्या मिलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब समझ ही गए होंगे कि किस प्रयोजन से हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। अभी 2 नवंबर को आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम देखा, वो हमारे अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण का मामला था। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर घोषणा भी किया है कि शीघ्र ही पुनः एक राउंड इसके चलाया जाए, मतलब कि टीआरई 2.0। तो उसके संबंध में मैं अपने परीक्षा नियंत्रक टीआरई के शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप पहले बता दें। जैसा आप सब अवगत हैं कि प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिया गया है, और उसके आधार पर चयन पत्र भी जिलों में राज्य स्तर पर दिया गया है। अब हम लोग द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं, और उसका नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा।
और उसका डिटेल्स में बता देता हूँ कि इसमें द्वितीय चरण में 2 कैटेगरी का शिक्षकों की नियुक्ति होना है। एक तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राप्त याचना उसके आलोक में नियुक्ति होगी, और दूसरा है कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि दोनों सेम नेचर का एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसलिए एक ही वैकेंसी के साथ दोनों को ऐड किया हुआ है, एक ही नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ शिक्षा विभाग द्वारा जो याचना प्राप्त हुई है उस मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी प्राप्त हुई है उसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होंगे 6 से 8 तक के लिए, उसमें कुल पदों की संख्या है 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी जिसको कहते हैं 9-10 के लिए उसकी कुल संख्या है 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11-12 के लिए उनकी संख्या कुल है 403, और प्रधानाध्यापकों के लिए भी पद प्राप्त हुआ है 31। इसकी परीक्षा एक साथ होगी अलग अलग कैटेगरी में। परीक्षा का जो पैटर्न है तो उसका सिलेबस तो डिटेल्स हम लोग वैकेंसी में डाल देंगे, नोटिफिकेशन में सारा डिटेल्स रहेगा, किस स्तर का होगा, कौन सा विषय होगा, ये सभी विषयों को उल्लेख किया रहेगा। लेकिन समरी यही है कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा। इसमें भाग 1 में होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा वो 40 नंबर का होगा, और विषय जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र एक ही बुकलेट में रहेंगे। लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर, और इसमें क्लियर करना है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रथम चरण में उसमें भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था, लेकिन उसका पेपर अलग था। इस बार एक ही बुकलेट में सबमिट कर दिया गया। टोटल टाइम पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटे कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11 विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दी हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन क्लियर करना, रिजल्ट निकालना टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो भी करना है 25/11 के अंदर ही करना है। यही इसका मुख्य बिंदु है। और सर बहुत की डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। पहली बात कि TRE 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट आउट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोग 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया। मतलब अब टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इसके इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, लेकिन टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम टाई ब्रेकर बनाएंगे, और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा, और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा, और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो GS का और जो मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्वत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो GAT का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो NCERT का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉपआउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। तो स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जो खाली है तो वो रिक्ति TRE 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूंकि टेक्सावी नहीं थे या साइबर कैफे की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं।
उसके कारण से कई चीज़ हमारी, कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उसके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो कैसे उसकी जांच की जा सकेगी? अगर बार बार परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफे से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप लेकर के आ जाएं और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा। और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा, मतलब कि परीक्षा हो जाने के बाद या कभी कोई आकर के बोलेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, सॉरी। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सीरियस होंगे, अनुभव भी उन्होंने हासिल कर लिया पहले राउंड से, हम लोगों ने भी इससे कुछ सबक लिया। तो इसलिए इस बार जो लास्ट डेट है 25 नवंबर आवेदन जमा करने का, मतलब कि उसके साथ अपने सारे दस्तावेज वगैरह सब जो प्रमाण पत्र देने हैं, वो बेशक उस 25 नवंबर के बीच में वो जितनी बार चाहे अपना करते रहे उसको बदल सकते हैं, लेकिन उनको वो दस्तावेज उसके बाद परिवर्तन करने का, सुधार करने का, कोई भी प्रविष्टि सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अंतिम समय रहेगा और इसको अच्छा सा अनुपालन किया जाएगा और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। वो मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि अगर किसी को अगर लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है तो वो समय रहते हैं, उसको पता चल जाता है, उसने अगर सब कुछ कर दिया, जमा कर दिया, उसको लगता है कि त्रुटि रह गई है और उसके पास समय है तो वो नया फॉर्म भर ले। लेकिन पुराने गलत फॉर्म पर वो अगर परीक्षा दे देगा और बाद में बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ सका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी असफल या अनुपस्थित भी अगर रह गए तो वो हम लोग उसको कदाचार मानेंगे। क्योंकि हम लोग कई बार अवसर देते रहते ही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर एक बार नहीं आ सका दूसरी बार आइए, तीसरी बार आइए। लेकिन अगर कोई अगर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर मंशा से अगर उसने परीक्षा दिया है, उसको नौकरी पाने की मंशा नहीं है, किसी को मदद पहुंचाने की मंशा से उसने परीक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग छाटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का, तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए दीवार कर दिया जाएगा। एक और यह है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूंकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने इसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलंब भी होता है, काफ़ी कठिनाई हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफ़ी दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चार तरह से अगर हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज में रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुधार देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलंब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था उसको चेक करने का। तो कई लोग का हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एग्जाम दिया, हमको ज़्यादा नंबर आ रहा है अपने आंसर की को देख करके, और उनको हो सकता है कि उसमें काफ़ी कम नंबर आया क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हो। मैंने भी कुछ लोगों का देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि कुछ लोग अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हाई स्कूल में तो हमें अच्छा 50-60 नंबर आ गए और हायर सेकेंडरी वाले में मात्र 19 नंबर आ गए। तो अब अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इस तरह की कोई गलती कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसको नंबर तो खराब आ जाएगा फिर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सुधार हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गोला बैठाना था, कोई और चीज़ नहीं लिखना नहीं था, और गोला ही गलत बैठा दिया उसने तो गलत हो गया उसके बाद, और तो कुछ लिखा नहीं था उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, या भाषा में भी इस तरह से लोगों ने गलती किया, भाषा जो गोला बैठाया वो कुछ और है और कुछ दे रहा है कुछ और है। तो इस तरह की गलतियों को हम लोगों ने कहा कि इस बार हमें काफ़ी कठिनाई आई उसको छांटने में, उसको देखने में, चेक करने में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और मैं पहले से आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे चेकिंग करने का। अगर वो सिस्टम अगर उसको नहीं चेक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय ये भी सोचा ताकि अभ्यर्थी भी वहाँ पर गलती न करें, हम लोग आवेदन लेते समय ही ये सूचना लेते। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं, और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में,
फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखिएगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300